जी, आपने कुछ होमवर्क किया कल जो मैंने आपको दिया था असाइनमेंट, उसमें से कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बोलो। ठीक है, इफ़ देयर इज़ एनी डाउट आप मुझसे पर्सनली बात करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो कुछ लोगों ने पूछा भी था, इफ़ देयर इज़ एनीबडी एल्स तो वो भी पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने देखा था एक्सरे। एक्सरे में कल हमने देख लिया था कि उसका सेटअप कैसा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखा था कि दो टाइप की एक्सरे होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एंड कंटिन्यूस एक्सरे। हमने दोनों के बारे में बात कर ली थी। फिर फाइनली हम पहुंच गए थे कि उसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है। तो ग्राफ भी हमने कुछ इस तरह से बना के बता दिया था, है ना। और इस तरह से उसको देख लिया था कि कौन सा कैसा होगा, कि अल्फ़ा के बीटा अल्फ़ा एल बीटा कौन सा होने वाला है। फिर हम पहुंचते हैं मोज़लेस लॉ पर। तो मोज़ले ने, आपको शायद पता हो कि दिया था ऐसा लॉ जिसकी मदद से हमने पीरियोडिक टेबल को करेक्ट किया था। मोज़ले से पहले जो पीरियोडिक टेबल बनी हुई थी वो एटॉमिक मास पर बनी हुई थी, ठीक है। मोज़ले से पहले जो पीरियोडिक टेबल बनी हुई थी वो एटॉमिक मास पर बनी हुई थी ना। आफ्टर मोज़ले उसे करेक्ट करके हमने पीरियोडिक टेबल को डिफ़ाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ जेड, एटॉमिक नंबर। तो इन्होंने बताया था कि जो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एक्सरे की, वो बन जाएगा, वो z माइनस बी के प्रपोर्शन में कहा था। और इनफैक्ट इसको अगर लिखें तो रूट न्यू इज इक्वस टू ए इंटू जेड माइनस बी बन गया था। ए और बी दोनों एक कांस्टेंट है, बी को कहा जाता है स्क्रीनिंग फैक्टर, ठीक है। तो मोज़ले के बारे में थोड़ी सी बात करें तो मोज़ले अपने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम के आसपास के जो साइंटिस्ट थे, और उसी टाइम पर उन्होंने जेड की इम्पोर्टेंस बताई थी कि इस इक्वेशन की मदद से जेड का महत्व पता लगा था। पहले तो उसे बस एक नंबर समझते थे कि हाँ यार जेड नाम की कोई चीज़ है, एटॉमिक नंबर नाम की कोई चीज़ है, उसको इतना लाइटली लिया जाता था। फिर धीरे धीरे फिर जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट लिखा तो देखा गया कि यहाँ पर जेड का महत्व है, और इनफैक्ट जेड के महत्व के बेसिस पर उन्होंने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। मान लीजिए 1 2 3 4 5 इस तरह से उन्होंने जब अरेंज किया, तो जैसे मान लो कि 6 तक पता था, फिर उसके बाद 8वां एटॉमिक नंबर पता था, हमें 7 उस टाइम पर फाइंड आउट नहीं था। तो उन्होंने इस तरह से प्रिडिक्ट किए थे कि यार 7 एटॉमिक नंबर वाला जो है आपको थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई फाइंड आउट कर लेगा। तो ऐसे उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कई सारे एटॉमिक नंबर के लिए जो कि उस टाइम पर फाइंड आउट नहीं कर पाए थे। जैसे मान लो 44 पता है, 46 पता है, तो बीच में 45 मिसिंग था। तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि यार 45 एटॉमिक नंबर का भी हम थोड़ी दिनों में फाइंड आउट कर लेंगे, एंड इवेंचुअली वी डिड। तो इस तरीके से उन्होंने जो इम्पोर्टेंस थी जेड की वो प्रूव कर दी, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द रिलेशनशिप, रूट न्यू इज इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी। और इसका अगर ग्राफ बनाया जाए, रूट न्यू और जेड का, तो ये ग्राफ दिखने में क्या दिखेगा बोलो? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन दिखेगा जिसका स्लोप कितना पाया जाएगा? स्लोप इज इक्वल्स टू ए। और यहाँ पर ये जो इंटरसेप्ट बना हुआ है, इंटरसेप्ट जो बना हुआ है ये कितना पाया जाएगा? बी बना बी बना जाएगा। तो चलिए अब कोशिश करते हैं कि हम ए और बी को फाइंड आउट करने की बात करते हैं। तो मुझे पता है यहाँ पर न्यू लिखा हुआ है, तो आई नो दैट कि एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। अभी देखिए कि यहाँ पर आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ये तो किसके लिए था? बोर मॉडल के लिए था। नाउ बोर में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बताइए क्या करेक्शन करूँ? एच सी बाय लैम्डा, इधर क्या करूँ? आर जेड का हो जाएगा जेड स्टार का स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। तो इस तरीके से मेरे पास बना एच सी बाय लैम्डा, इतना बन चुका है, सॉरी 1 बाय लैम्डा बना था।
ये 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू स्क्वायर। नाउ मैं क्या करता हूँ, मुझे सिंस न्यू चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो मैं दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई करता हूँ। सी मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो सी बाय लैम्डा को हम न्यू लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू आर सी जेड स्टार का होल स्क्वायर 1 बाय एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं अंडर रूट लेता हूँ, क्योंकि फाइनली यहाँ पर अंडर रूट था, तो रूट ओवर न्यू इज इक्वल्स टू रूट ओवर आर सी और 1 बाय एन वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर बन चुका है जेड स्टार, एंड दिस इज फाइनली कमिंग आउट टू बी रूट ओवर न्यू इज इक्वल्स टू रूट ओवर आर सी 1 बाय एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू स्क्वायर, और साथ में लिखा हुआ है जेड स्टार यानी कि जेड माइनस बी। तो एज यू कैन कंपेयर ओवर हेयर, तो आप देख सकते हैं जो ए बना है ये यहाँ पर ए का काम कर रहा है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ये लिखना तो नहीं है ना आपको, बोलो। तो यहाँ पर आई कैन राइट डाउन कि ए की जो वैल्यू बनी है वो बनी है रूट ओवर आर सी 1 बाय एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू स्क्वायर, और बी तो हमारा स्क्रीनिंग फैक्टर था ही, वो डिपेंड करेगा कि अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिपेल कर रहे हैं इसे ट्रांजिशन करने में, तो स्क्रीनिंग फैक्टर हमारा था ही। तो चलिए इसी बेसिस पर एक सवाल करते हैं, और अगर वो सवाल आपसे हो गया तो बाकी सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो मैं क्या करता हूँ, हाइड एंड ये दिख रहा है आपको सवाल, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 करना है, ठीक है, करिए, बताइए क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 26। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये 1 2 3 4 बने हुए हैं, और इनफैक्ट आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट हैं ये लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब 1 एंड 2 के लिए b की वैल्यू सेम है, 3 एंड 4 के लिए b की वैल्यू सेम है। मुझे पता है कि जितना अंदर का ट्रांजिशन होगा, जितना अंदर का ट्रांजिशन होगा, यानी कि 3 से जितना मैं मान लेता हूँ 2 से 1 का ट्रांजिशन, 2 से 1 का ट्रांजिशन होगा, और दूसरा मैं देखता हूँ 3 से 2 का ट्रांजिशन। तो आप देख सकते हो कि इस ट्रांजिशन में अंदर के इलेक्ट्रॉन्स इस ट्रांजिशन के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। इसका मतलब यहाँ पर B जो बनेगा, यानी कि स्क्रीनिंग फैक्टर, यानी कि जितना रिपल्शन बनेगा यहाँ B हाई होगा और यहाँ लो होने वाला है। इसका मतलब आपके पास जो 2 से 1 के ट्रांजिशन वाले जो B बनेगा वो छोटा बनेगा। तो आप देख सकते हो 2 से 1 वाला ट्रांजिशन यानी कि K वाली सीरीज़, और 3 से 2 वाला यानी कि L वाली सीरीज़। तो यानी कि ये तो बना हुआ है K के लिए और ये बना हुआ है L के लिए। अब सवाल आता है 1 और 2 में से, 3 और 4 में से K अल्फ़ा K बीटा L अल्फ़ा L बीटा कौन है। तो स्लोप के पास आते हैं। तो स्लोप क्या लिखा जाता है, A इज इक्वल्स टू रूट ओवर आर सी 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। A इतना आ चुका है अपना, और A अगर इतना आ गया तो मैं ट्राई करता हूँ किसके लिए, 1 एंड 2 के लिए। तो 1 के लिए मैं देखता हूँ K अल्फ़ा K बीटा L अल्फ़ा L बीटा के लिए। तो मैं अगर K अल्फ़ा के लिए देखता हूँ तो A की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी रूट ओवर
आर सी और ट्रांजिशन हुआ है 2 से 1 तक, यानी कि 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, तो यहाँ बन चुका है इतना। इसी तरह से अगर मैं के बीटा की बात करता हूँ तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो होगी √/RC 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, यानी कि 9। तो इन दोनों में से अगर देखें तो के बीटा के लिए ए की वैल्यू ज़्यादा आ चुकी है, के बीटा के लिए ए की वैल्यू ज़्यादा आ चुकी है, के अल्फ़ा के लिए ए की वैल्यू कम आ गई है। इसका मतलब जिसका स्लोप कम होगा वो के अल्फ़ा कहा जाएगा और जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसे के बीटा कहा जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसे कहा जाएगा एल अल्फ़ा और इसे कहा जाएगा एल बीटा। तो आप देख सकते हैं ए का ऑप्शन एस है, तो ए कौन है, लाइन 1, उसका कौन बना हुआ है, एस बना हुआ है। तो देख सकते हो सही आंसर मैच कर चुके हैं। तो इस तरीके से ये ग्राफ को हम समझ पाएंगे और इससे रिलेटेड सवाल भी कर पाएंगे। तो इससे ज़्यादा टफ सवाल तो हम जनरली इसमें बनता नहीं है। और स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट या कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी ओवर हियर। ठीक है, बंद कर रहा हूँ मैं इसे। तो इसी के साथ में एक्सरे जो है अपना होता है समाप्त। इसके बाद में अगर एक्सरे में कोई डाउट हो तो पूछें, अदरवाइज़ अपन आगे चलते हैं। बोलो एक्सरे में इफ़ देयर इज़ एनी डाउट, आपने अगर पढ़ा है, रिवाइज़ किया है, तो उसमें कोई समस्या हो तो बोलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स एज द नेम सजेस्ट न्यूक्लियस की बात करेगा। न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, आप बोल सकते हो कि सारा का सारा चार्ज, अपना जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो न्यूक्लियस के अंदर में रहता है। ओके, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में अपने पास न्यूक्लियस से जो अंदर के जो चीज़ें होती हैं उसे कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, इसकी एक रेडियस भी हम डिफाइन करते हैं। न्यूक्लियस की रेडियस अगर देखा जाए तो क्या लिखा जाता है, R0 × E⁻⁴। ए क्या है, मास नंबर। R0 की वैल्यू बताएगा कोई कितना बनता है, पढ़ा हुआ है ना अपन ने, तो 1.1 × 10⁻⁻15 मीटर बनता है। ये जो है कई जगह पे अलग अलग वैल्यूज़ दे दी जाती है। अपन NCERT को फॉलो करेंगे, है ना, अल्टीमेटली तो वही एग्जामिनेशन करेंगे ना। तो NCERT में इतना ही दिया हुआ है, तो वी विल फॉलो दिस नंबर 1.1 × 10⁻⁻15। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। कितना बनना चाहिए, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितना बनना चाहिए, तो देखते हैं, है ना, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितना बनना चाहिए। तो आई कैन से दैट कि रो जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप जल्दी से निकाल के बताइए कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी बनती रहेगी। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करते रहेंगे मुझसे उतना ही फ़ायदा होगा। सिर्फ क्लास में बैठकर फ़ायदा नहीं होगा, आपके डाउट्स पता लगेंगे तभी तो मैं उसको ख़त्म करूँगा ना, तभी तो उसके बारे में बात कर पाएंगे। तो हो सकता है कि जैसे अभी मैं फेमिलियर फेस ना हूँ, तो मैं इतने कंफर्टेबल ना हूँ, लेकिन कभी ना कभी तो कोई अनफेमिलियर शुरू में सभी थे। ठीक है ना, तो जल्दी से फेमिलियर हो जाओ और जो भी ये संकोच अगर दिमाग में है तो ख़त्म कर लो और जल्दी से अपन मतलब रिवीजन पे ध्यान दें। मतलब फालतू इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए अपन रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें और उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ हैं, डाउट्स हैं, अपन जल्दी से डिस्कस करके ख़त्म कर दें और फाइनली अपना जो अल्टीमेट गोल है, अपना जो एग्जामिनेशन है उसमें अच्छा कर लें। ठीक है, तो कोशिश करें कि अपना इंटरेक्शन रिलेटिवली बेटर हो जाए ताकि अपन और अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाएँ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डेंसिटी। तो डेंसिटी लिखा जाएगा, मैं अगर किसी एटम की बात करता हूँ तो एटम के लिए मैं लिख दिया Z और ये A लिख दिया, यानी कि Z तो इसमें प्रोटॉन पाए जाएंगे, तो इसमें क्या पाया जाएगा, Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और कितना न्यूट्रॉन होंगे, A - Z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन अंदर होगा, अपॉन वॉल्यूम में लिखा जाएगा 4/3 पाई और रेडियस लिखा जाएगा R इसका क्यूब, यानी कि R0³ into A। तो एज वी नो दैट कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से कि यहाँ पर ये Z मास ऑफ प्रोटॉन लिखा है और -Z मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखा हुआ है, तो ये ऑलमोस्ट बराबर थे, कट गए। तो ऊपर बना है A टाइम्स mn अपॉन
4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए। तो अल्टीमेटली इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ए, ठीक है, mn/4/3 पाई आर नॉट क्यूब। तो एज यू कैन सी दिस कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। इसका मतलब चाहे हाइड्रोजन का एटम हो, चाहे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो, चाहे ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हो, चाहे लिथियम का न्यूक्लियस हो, डेंसिटी लगभग सभी के बराबर आ जाती है। वी कैन प्रूव ओवर हियर, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसमें एक जो टर्म बनती है जो सबसे ज़्यादा काम आती है वो है मास डिफेक्ट। तो पहले समझते हैं कि मास डिफेक्ट है क्या, फिर दूसरा समझेंगे कि ये होता क्यों है। तो देखिए, मास डिफेक्ट ऐसा है कि जैसे मान लो कि अभी बैठ के अपन कुकिंग कर रहे हैं ना, खाना बना रहे हैं, खाना बनाते हैं, कभी बनाया आप लोगों ने अभी लॉकडाउन में बैठ के कभी? तो अभी क्या है, मैं मान लेता हूँ कि यार इधर से मतलब खूब सारे मटेरियल ले लिए कि यार 2 किलो कुछ ले लिया, 2 किलो सब्जी ले ली, इधर से मसाला ले लिया 1 किलो, और पानी भी ले लिया 2 किलो, इस तरह से कुछ कर लिया। और जब इसको सबको मिक्स करके सब्जी बनाई तो कितना बन जाना चाहिए, 2, 1 और 2 यानी कि 5 किलो की बन जानी चाहिए थी। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर जो है इसका मास रह गया मान लो 4.9 kg ही रह गया। तो यहाँ पर जो अल्टीमेटली बनना चाहिए था वो 5 kg बनना चाहिए था, और मिला कितना, 4.9 kg। तो ये जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस जो कहलाता है मास डिफेक्ट। अब देखो, इसकी जगह पर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस बनाना है तो मैं ले लेता हूँ, इस न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो ये है Z और A, इस न्यूक्लियस की बात की जा रही। तो मैं कह सकता हूँ कि Z प्रोटॉन और A- Z न्यूट्रॉन ने मिलकर ये न्यूक्लियस बनाया, ये न्यूक्लियस बनाया। तो अब एक बात आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन आपस में खुद से मिल रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि प्रोटॉन का जो खुद का चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये खुद से तो आए नहीं होंगे, न्यूक्लियस बनाने के लिए खुद से तो नहीं आए होंगे। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मतलब एक अनदर फोर्स इंट्रोड्यूस होता है, उसे कहा जाता है न्यूक्लियर फोर्स। तो जो कि इन प्रोटॉन्स को बाइंड करने का काम करता है, बांधे रखने का काम करता है। तो इस फोर्स को कहा जाता है न्यूक्लियर फोर्स, एंड दिस इज लॉन्ग शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स। शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरह से जो बना होगा, इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए जो फोर्स लगा है वो कहा जाता है न्यूक्लियर फोर्स। एंड ऑब्वियसली ये कब लगा, जब न्यूक्लियस बना हुआ था। तो यहाँ पर ये जो दूरियां होंगी बहुत छोटी होंगी, इसीलिए जो न्यूक्लियर फोर्स बनता है वो बनता है शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स। अभी आगे बढ़ते हैं तो मैं देखता हूं कि जो मास डिफेक्ट बना, मास डिफेक्ट लिखते हैं कि हम उम्मीद कर रहे थे कितना मास हो, 5 किलोग्राम का मास हो। तो एक्सपेक्टेड मास माइनस जो एक्चुअल मास निकला, एक्चुअल कितना निकला था, 4.9 किलोग्राम में निकला था। तो अब सवाल ये दिमाग में आता है, सर ये मास गया कहाँ? तो इन सभी को बांधे रखने के लिए यहाँ पर एक बाइंडिंग फोर्स लगता है, और उसी बाइंडिंग फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग एक एनर्जी रिलीज होती है जब ये न्यूक्लियस बनता है। तो और वही एनर्जी रिलीज करने के लिए मास कम होना पड़ता है, क्योंकि आइंस्टाइन बाबा ने हमें बताया था एनर्जी मास इक्विवेलेंस E इज इक्वल्स टू mc², E इज इक्वल्स टू mc²। आप देख सकते हो कि मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसकी मदद से यहाँ पर ये प्रूव कर दिया था आइंस्टाइन बाबा ने कि E इज इक्वल्स टू mc²। दिस इज इन फैक्ट द मोस्ट पॉपुलर इक्वेशन इन फिजिक्स। अगर आप चाहेंगे, आप चाहे किसी को पता हो या नहीं पता हो इसका मतलब, लेकिन E इक्वल्स टू mc² ये सुना ज़रूर होता है कि यार इससे एटम बॉम्ब बनता है, ये बात ज़रूर सुनी हुई होती है कि। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो मास गायब हुआ वो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ जो एनर्जी रिलीज भी एक इसके कोरस्पॉन्डिंग बनी होगी, और उस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी। तो बताइए बाइंडिंग एनर्जी किस नाम से जानी जाती, मतलब क्या कहा जाता है, ये अब आप बताएंगे यार।
है ना। जल्दी से, अब जल्दी से बता दो, अब ये चुप बहुत देर बैठ लिए आप लोग। कौन कौन है? व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? अबे कुछ भी बोल दो भाई, बोलो। नहीं बच्चा, ये तो न्यूक्लियस में बात कर रहे हैं, ये तो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें है ही नहीं। दोबारा बोलो बच्चा, आवाज़ कम आ रही है तुम्हारी। बिल्कुल सही, ऐसा कह सकते हैं अपन कि जब न्यूक्लियस बना तो न्यूक्लियस बनते टाइम पे एक एनर्जी रिलीज़ हुई, और उस एनर्जी को हमने कहा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के बराबर वो एनर्जी होती है। यही एनर्जी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। इसकी उल्टी बात करता हूँ मैं वापस से बात करता हूँ कि यहाँ पर अपने क्या थे, ऐसे थे प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, है ना, कि जेड प्रोटॉन और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन थे, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन थे। तो इससे क्या बना, न्यूक्लियस बना, और न्यूक्लियस के साथ में कुछ एनर्जी रिलीज हुई, इसे हमने क्या बोला, बाइंडिंग एनर्जी। उसको क्या बोला, बाइंडिंग एनर्जी। बांधने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमने बाइंडिंग एनर्जी बोल दिया। उल्टी बात करता हूँ मैं, उल्टी बात करता हूँ कि यदि न्यूक्लियस को मैंने बाइंडिंग एनर्जी दे दी तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ठीक है, पहले सीधी बात करता हूं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने आपस में मिलके जब न्यूक्लियस बनाया तो मास डिफेक्ट आया, और उस मास डिफेक्ट की वजह से एक एनर्जी रिलीज हुई, उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इसकी उल्टी बात मैं करता हूं कि अगर मैंने इस न्यूक्लियस को बाइंडिंग एनर्जी दे दी, यानी कि इन दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरे पास ये टुकड़े टुकड़े बन जाएंगे। ठीक है, तो बताइए किसी सिस्टम की अगर बाइंडिंग एनर्जी, किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी अगर ज़्यादा है तो क्या उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी या कम होगी? इफ़ बाइंडिंग एनर्जी हाई, तो बताइए स्टेबिलिटी हाई होगी न्यूक्लियस की या कम होगी? कैसे बच्चा? ज़्यादा एनर्जी चाहिए। कि आप ये समझ सकते हैं, अगर बाइंडिंग एनर्जी हाई कर दी, इसका मतलब न्यूक्लियस को टुकड़े टुकड़े करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी। इसका मतलब न्यूक्लियस आसानी से टूट नहीं रहा, इसका मतलब हाई स्टेबल होगा, हाईली स्टेबल होने वाला है, हाईली स्टेबल होने वाला है। तो आप देख सकते हो न्यूक्लियस को हम बाइंडिंग एनर्जी की मदद से स्टेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये एक घर है, यहाँ पर भी एक घर है, ठीक है। यहाँ पर जैसे एक जॉइंट फैमिली है, यहाँ पर एक जॉइंट फैमिली है जिसमें कि 10 लोग रहते हैं, है ना, 10 लोग रहते हैं, और पर मंथ ये लोग जो है अपने घर में 10 लाख रुपए कमा के लेके आते हैं। 10 लोग रहते हैं और पर मंथ अपने घर में ये 10 लाख रुपए लेके आते हैं। यहाँ पर 2 लोग रहते हैं, और यहाँ से ये बाहर से मैं देखता हूँ इनके पर मंथ आता है 4 लाख रुपए पर मंथ आता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि कौन ज़्यादा कमा रहा है? दूसरा घर वाला। मतलब पर हेड की बात करें तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर 2 लोग जो है 4 लाख कमा रहे हैं, तो पर हेड यहाँ पर 2 लाख पर हेड आ चुका है। तो एक्चुअली इसी तरीके से बाइंडिंग एनर्जी की भी बात करूं तो हमारे पास में खूब सारे न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस में खूब सारे न्यूक्लियॉन्स भी होते हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो न्यूक्लियॉन्स कम है, अगर मैं आयरन की बात करता हूं तो न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा है। अब न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस ही बात है बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगी, है ना। अगर न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा होंगे, लोग ज़्यादा होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है टोटल एनर्जी जो हमें को चाहिए वो भी क्या होगी, ज़्यादा बनेगी। लेकिन वहाँ पर जब हम पर हेड कैलकुलेशन करेंगे तब रियल पिक्चर हमारे सामने आती है कि कौन सा घर ज़्यादा कमा रहा है और कौन सा नहीं कमा रहा। बात समझ में आ रही है क्या?
इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिफाइन करते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास में खूब सारे एटम हैं, खूब सारे न्यूक्लियस है, और उन सभी न्यूक्लियसेस के लिए ए की वैल्यू अलग अलग है। तो जिसका ए ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, मास डिफेक्ट भी वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, और अगर मास डिफेक्ट ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी टोटल ज़्यादा हो जाएगी। तो मुझे अगर हाइड्रोजन में कंपेयर करना है और एक यूरेनियम में कंपैरिजन करना है, तो यूरेनियम बेचारा हमेशा बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा दिखाएगा। लेकिन अगर एक्चुअल पिक्चर को समझा जाए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की मदद से मैं समझ सकता हूँ कि एक्चुअल पिक्चर क्या बनी हुई है। तो वंस अगेन, इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज हाई, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या बोल सकते हो? स्टेबिलिटी ज़्यादा या कम? स्टेबिलिटी इज हाई, स्टेबिलिटी इज हाई। इनफैक्ट आप इसका ग्राफ अगर बनाएं, एनसीईआरटी में आपको दिया भी गया है, और आपकी जो स्टेट बोर्ड की किताब है उसमें भी होगा ही, वो कुछ ऐसा बनता है। क्या लिया मैंने? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और यहाँ पर जो बना है ये बना है कौन बना? ए बना हुआ है ना, मास नंबर बना हुआ है। तो ग्राफ ऐसा कुछ रैंडमली ऐसा कुछ, मैं एक नेचर बस दिखाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो ये पीक बनी है ना, ये जो पीक बनी है, ये पीक किसके लिए होती है बताओ? आयरन 56, इसका जो 56 वाला जो नंबर है उसके लिए ये पीक होती है, और ये 8 पॉइंट समथिंग कुछ बनता है, बट दैट इज़ नॉट रियली इम्पॉर्टेंट। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी मदद से, इस ग्राफ की मदद से हम ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि भाई यहाँ पर फिशन रिएक्शन होगी या फ्यूजन रिएक्शन। फिशन मतलब समझते हैं, टुकड़े टुकड़े होना। यूरेनियम का फिशन होता है, पता है ना? अरे, और फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि वहाँ पर ऐड होते हैं, छोटे छोटे मिलके बड़ा बन जाता है। तो अभी देखो, कोई भी एटम, कोई भी न्यूक्लियस अगर है तो इट विल वांट कि यार उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है, स्टेबिलिटी इसकी हमेशा बढ़ती रहे। तो मैं देखता हूँ यहाँ में एग्जिस्ट करने वाला, यहाँ पर जो न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी मैं देख सकता हूँ रिलेटिवली कम है। किसके कंपैरिजन में? आयरन के कंपैरिजन में। और उसका मास नंबर अगर देखें तो आयरन के कंपैरिजन में कम है या ज़्यादा? कम है। कोई भी न्यूक्लियस स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहेगा या कम करना चाहेगा? एनी सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहेगा, और अगर सिस्टम को अपनी स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चा आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर इस एटम से पूछा जाए कि तू क्या करेगा, तो वो बोलेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ूंगा। तो वो बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा बोलो? इसको ग्राफ के इस साइड में जाना पड़ेगा, आयरन के पास में पहुंचना पड़ेगा। तो इसका मतलब उसको ऐसा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि उसका जो मास नंबर है वो बढ़ जाए। इसका मतलब क्या करेगा? वो फ्यूजन करना चाहेगा, फ्यूजन करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसको मास नंबर बढ़ा के आयरन की तरफ में शिफ्ट होना है। समझ रहे हो क्या मेरी बात? अरे बोलो भाई। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, मान लेते हैं यहाँ यूरेनियम था, जिसका कि मास नंबर ज़्यादा होता है, 235, 236 इस टाइप से कुछ होता है। अब मैं देखता हूँ कि भाई इसके लिए भी अगर देखा जाए तो इसका Z तो ज़्यादा है, इसका सॉरी A तो ज़्यादा है, लेकिन इसका अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देखूँ तो ये कम है। अगेन ये स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहेगा, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये बढ़ाना चाहेगा। और अगर ये बढ़ाना चाहता है तो बताइए इसको कम A की तरफ आना पड़ेगा या ज़्यादा A की तरफ जाना पड़ेगा? कम A की तरफ आएगा। इसका मतलब एक तरीका है कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, यूरेनियम के टुकड़े हो जाए और A की वैल्यू वो कम कर दे, तो ये ऊपर वाले पॉइंट पर कहीं ये पहुंच सकता है और स्टेबिलिटी ये अपनी बढ़ा सकता है। तो इसका मतलब टुकड़े टुकड़े हो रहा है,
तो इसका मतलब फिशन रिएक्शन वो देगा, फिशन रिएक्शन वो दिखाने वाला है, देने वाला है। समझे ना बात को? ओके, नाउ एक जो चीज़ बहुत काम आती है वो है 1 AMU इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे ये बात तो आपको याद होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं E इज इक्वल्स टू mc² से। तो m की वैल्यू 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और ये है c, तो वो तो c² रहा है। तो इसकी वैल्यू कोई बता सकता है कितनी आ जाती है? बोलो। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि 1 AMU को अगर एनर्जी टर्म्स में देखेंगे तो वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, अपने को कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाएगी, है ना। ये mc² से मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है। तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहीं पे ने बोल दिया कि भाई किसी रिएक्शन में मास डिफेक्ट जो था वो 0.1 AMU था, तो क्या कोई बता सकता है वहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी कितनी रही होगी उस रिएक्शन की? बोलो। 93.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि एक AMU का 931 है तो 0.1 का हो जाएगा 93.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो मतलब इसके मास वाले सवाल करें क्या, या किए हुए हैं आप लोगों ने? कि मतलब मास वाले से मेरा मतलब मैंने आपको मास ऑफ प्रोटॉन दे दिया, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे दिया, और मैंने मास ऑफ न्यूक्लियस दे दिया, मास ऑफ न्यूक्लियस दे दिया, है ना। मैं मान लेता हूँ लेट से आयरन की ही बात कर रहे हैं, तो आयरन 56 की बात कर रहा हूँ मैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है। तो 26 तो प्रोटॉन होंगे और बाकी 30 न्यूट्रॉन होंगे। तो मैं यहाँ पर अगर इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालना चाहूँ तो कैसे निकाली जाएगी बोलो? मैं लिख सकता हूँ बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू c²। और डेल्टा m कैसे लिखेंगे? 26 तो प्रोटॉन होने चाहिए थे, तो 26 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 30 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। इतना मास तो होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना? मास ऑफ न्यूक्लियस हमें दे दिया गया है सवाल में, तो मास ऑफ न्यूक्लियस इतना बना इंटू c²। तो यदि सवाल में आपको इसके मास की, इसके मास की और इसके मास की इंफॉर्मेशन दे दी जाए तो क्या बाइंडिंग एनर्जी निकाल पाएंगे क्या बोलो? है ना। तो मैं इस सवालों को अवॉइड कर रहा हूँ, अपन टाइम यहाँ पर, मतलब अगर डाउट हो तो ज़रूर पूछ लो, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि आप कर ही लेंगे, और अगर कर लेंगे तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, शर्माना मत। चले ना, कुछ रिएक्शंस यहाँ पर जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, डीके रिएक्शन। तो मैं क्या लेता हूँ कि यहाँ पर लिया एक A कन्वर्ट हो रहा है, A के टुकड़े होके बन रहे हैं B प्लस C, और साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज़ हुई, तो उसे Q वैल्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोई A एटम था, वो B और A न्यूक्लियस था, वो B और C के दो टुकड़े हो गए हैं, और उसे उसमें इस रिएक्शन में उसका क्या हो गया? Q वैल्यू, यानी कि एक एनर्जी भी रिलीज़ हुई। तो यहाँ पर मैं अगर लिखना चाहता हूँ Q वैल्यू, इस रिएक्शन की Q वैल्यू अगर लिखी जाए तो वो लिखा जाएगा डेल्टा m इंटू c²। तो यहाँ पर आप देख के बताइए, यहाँ पर आप देखकर बताइए कि इसमें से रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होगा या प्रोडक्ट का मिलाकर मास ज़्यादा होगा? रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका मास लेट से मैं m1 लिखता हूँ, इसका मास मैं m2 लिखता हूँ, इसका मास न्यूक्लियस का लिख रहा हूँ, है ना। इसके न्यूक्लियस का मास मैं अगर, एक मिनट ये हैंग हो गया, विजिबल है ना ये? बोलो, ये विजिबल है ना स्क्रीन? तो अभी नहीं है। हाँ, इसका मास मैंने m3 लिख दिया, अभी दिख रहा है ना?
तो M1 M2 M3 लिखा, तो बच्चा मैं ये कह सकता हूँ कि एनर्जी तभी रिलीज होगी जब हमारे पास रिएक्टेंट का मास कम हो, प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट का मास ज़्यादा हो, प्रोडक्ट का मास कम हो, और वही मास डिफेक्ट यानी कि M1 माइनस M2 प्लस M3 इंटू सी स्क्वायर की मदद से हम Q वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर कर दें तो हमारी Q वैल्यू बन जाएगी। Q वैल्यू हम यहाँ से लिख पाएंगे। ठीक है, अगर मुझे ऐसा दे दिया, सेकेंड रिएक्शन A दे दिया, A इज कन्वर्टेड इनटू B प्लस सी प्लस Q वैल्यू। और यहाँ पर E1 दे दिया हमने, E1 क्या दे दिया, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस A। E2 दे दिया हमें, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस B, एंड E3 दे दिया हमें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस C। तो बताइए यहाँ पर ये क्या Q वैल्यू क्या लिखी जाएगी बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में? बोलो, ये किया हुआ होगा ना आपने? E1 माइनस E2 माइनस E3, नहीं बच्चा। चलिए मैं देख लेता हूँ। इसको मैंने लिखा Z1, इसको मैंने लिखा A1, यहाँ मैंने इसका लिखा Z2, ये लिखा मैंने Z3, ये लिखा मैंने A2 और ये मैंने लिखा A3। अब ध्यान से समझिएगा कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कब हमने देखा था? जब न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा था, जब न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा था। तो मैं अगर A की बात करता हूँ तो A जब न्यूक्लियस बना होगा तो इसका मतलब क्या रहा होगा, Z1 प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन रहे होंगे, E1 माइनस Z1 न्यूट्रॉन्स ने मिलकर अपने को न्यूक्लियस दिया है किसका, A, Z1 A1 प्लस बाइंडिंग एनर्जी कौन सी वाली, E1 वाली। तो E1 वाली क्या लिख सकता हूँ, E1 वाली के लिए मैं लिख सकता हूँ कि दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। रिएक्टेंट के मास में अगर देखा जाए तो यहाँ पर न्यूक्लियस का मास लिखना है। क्या लिखना है हमें, बोलो, न्यूक्लियस का मास लिखना है। तो बताइए यहाँ पर अब कैसे इस मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट में कैसे लिखा जाए, बोलो बोलो बोलो। नो, देखो मास ऑफ रिएक्टेंट में कितना हुआ, ये हुआ Z1 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन में बोलो कितना हुआ। यार ऐसे बोलना पड़ेगा यार, ऐसे मत बैठो अब। A1 माइनस Z1 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो अपना बन चुका है मास ऑफ रिएक्टेंट, माइनस मुझे ए न्यूक्लियस का क्या लिखना है, मास लिखना है। तो अभी हमारे पास अगर प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो न्यूक्लियस का मास नहीं होता, हमारे पास होता है एटम का मास। क्या होता है, एटम का मास होता है। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? तो मैंने अभी एक बार ऐसे लिख लेता हूं कि ये लिख लिया मास ऑफ न्यूक्लियस ए, तो ये क्या बन चुका है, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर कर दिया जाए तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी E1 आ चुकी है। ठीक है, यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत हो तो बताओ। बोलना पड़ेगा यार, ऐसे शांत मत बैठो। इतना समझ में आया ना? अभी आगे बढ़ते हैं तो मैं करता हूँ
यहाँ से मुझको क्या लिखना चाहिए था, मास ऑफ न्यूक्लियस ए चाहिए, है ना, मास ऑफ न्यूक्लियस ए चाहिए, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ और E1 को राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ। तो मास ऑफ न्यूक्लियस ए इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आप देख सकते हो Z1 MP A1 माइनस Z1 MN, ये बन चुका है Z1 MP प्लस A1 माइनस Z1 MN, ये तो स्क्वायर था यहाँ पे सी स्क्वायर के साथ में, माइनस E1। समझे क्या ये बात? देखो ना, बोलो। और यहाँ पर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर भी अपन बाद में अभी कर देंगे। तो मास ऑफ मैंने ए जैसे लिखा, उसी तरह से मास ऑफ न्यूक्लियस बी अगर मैं लिखना चाहूँ इंटू सी स्क्वायर अगर लिखें तो बोलो क्या लिखा जाएगा, Z2 MP A2 माइनस Z2 MN सी स्क्वायर माइनस E2। कोई दिक्कत है क्या, बोलो? इसी तरह से मास ऑफ न्यूक्लियस सी इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z3 इंटू MP प्लस A3 माइनस Z3 MN इंटू सी स्क्वायर माइनस E3। तो अपने को इस तरह से मासेस पता लग गए, और मास पता लग गए तो हमें Q वैल्यू चाहिए था। तो Q वैल्यू के लिए हम क्या लिखते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। तो मास ऑफ रिएक्टेंट में क्या लिखना पड़ेगा, मास ऑफ न्यूक्लियस ए इंटू सी स्क्वायर भी है। मास ऑफ प्रोडक्ट में क्या लिखना पड़ेगा, बी और सी का मास लिखना पड़ेगा। तो देखो अपने पास इतनी इंफॉर्मेशन अपन ने निकाल दी है, तो ये भी लिख लेते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ Q वैल्यू अगर लिखा जाए तो ये लिख सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इंटू सी स्क्वायर कितना बना हुआ है आप बताएंगे इस बार, बोलो क्या लिखूं? बोलो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये मास ऑफ न्यूक्लियस ए का ये स्क्वायर, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो ये आ जाएगा Z1 MP प्लस A1 माइनस Z1 MN इंटू सी स्क्वायर माइनस E1। ये तो बना है मास ऑफ रिएक्टेंट का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस क्या है अपना प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में कौन है, बी और सी। तो बी और सी में क्या लिखा जाएगा, Z2 MP प्लस A2 माइनस Z2 MN इंटू सी स्क्वायर माइनस E2। ये बड़ा ब्रैकेट मैंने यहाँ ऐसे लगा दिया। ये तो हुई बी की बात। अब बात करते हैं सी की। तो सी के लिए अगर लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा Z3 इंटू MP प्लस A3 माइनस Z3 इंटू MN सी स्क्वायर माइनस E3। ये मैंने इस तरह से लिख दिया। अब जो चीज़ें काट सकते हैं वो काट लेते हैं। अच्छा बताइए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन पूरी रिएक्शन में चेंज होंगे क्या? कि इधर 10 प्रोटॉन थे तो क्या इधर 9 प्रोटॉन बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। जितना प्रोटॉन का नंबर है वो भी सेम रहेगा, और इनफैक्ट यहाँ पर जो इसका मास नंबर है वो भी सेम बना रहेगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, एकदम बिंदास बोल सकते हैं कि यार Z1 इज इक्वल्स टू Z2 प्लस Z3। इसी तरीके से A1 इज इक्वल्स टू A2 प्लस A3। तो इसकी मदद से जो काट सकते हैं वो काट लेते हैं। देखो यहाँ पर Z1 इंटू MP का इंटू सी स्क्वायर है ना, Z1 इंटू MP इंटू सी स्क्वायर यहाँ बना हुआ है। यहाँ देखो Z2 इंटू MP इंटू सी स्क्वायर यहाँ बना हुआ है, Z3 इंटू MP इंटू सी स्क्वायर यहाँ बना हुआ है। तो समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ तो बोल दो। तो अभी देखो ये है प्लस Z1, यहाँ पर है माइनस Z2 माइनस Z3, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे। तो लिखा हुआ है Z1 माइनस Z2 प्लस Z3, तो ये खत्म हो जाएंगे आपस में। समझे ना? अभी मैं इसके पास आता हूं, इस Z1 के पास में इसके पास आता हूं और इसके पास आता हूं।
यहाँ पर -Z1 Mn लिखा हुआ है, यहाँ पर -Z2 Mn, लेकिन यहाँ फिर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी -Z3 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट के बाहर आएगा। तो क्या इसे उड़ा सकता हूँ क्या, बोलो अभी, और किसे उड़ाएं बताओ? A1C², A2C², A3C², तो ये खत्म हो गए। तो इसका मतलब ये पूरा फैक्टर तो खत्म हो गया, बचा कौन? -E1, यहाँ बच गया +E2 और यहाँ बच गया +E3। तो इसका मतलब Q वैल्यू जो फाइनली हमारे पास बना है वो बना है E2 + E3 -E1, यानी कि E2 + E3। तो ये तो क्या था? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, माइनस E1 क्या था? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। पूरा एकदम फंडामेंटली समझा है हमने इस बात को। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। लिखना है क्या इसको? नहीं लिखना ना? चलिए आगे बढ़ते। तो अभी एक छोटा सा सवाल पूछ ही लेता हूँ मैं। ये है A, इसका मास नंबर है 40, ये है B, इसका मास नंबर है 70, और ये है C, इसका मास नंबर है 70। अपने को दिया गया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर A इज इक्वल टू 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर B हमें दिया गया है 8.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से दिया गया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर C इज इक्वल टू 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके लिए, इस पूरी रिएक्शन के लिए कितनी एनर्जी रिलीज हुई? Q वैल्यू बताइए। लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है? B और C है। आंसर तो मालूम नहीं बच्चा, मैं कर देता हूँ, देख लेना कितना आ रहा है। 8.2 × 70, क्योंकि ये पर न्यूक्लियन था ना, इसलिए 70 से मल्टीप्लाई किया तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ B आ गया, प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C अगर लिखें तो वो आ गया 8.4 × 70। ये तो बना प्रोडक्ट के लिए। माइनस रिएक्टेंट की बात करें तो ये कितना आ गया? 7.8 इंटू इसके कितने न्यूक्लियन थे बोलो? 140। बस अब ये कैलकुलेट करें और आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है? 8.3 - 7.8 यानी कि 0.5 इंटू 140 आ रहा है, इंटू 140, यानी कि ये अपना बनेगा 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन रहा है। 3, हाँ इतना ही बन रहा है, 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपने देखिए न्यूक्लियर रिएक्शंस अगर होती हैं तो किस तरह से उसकी बाइंडिंग एनर्जी लिखें। नाउ हम बात करते हैं वेरियस डिके। तो वेरियस डिके में अपने पास बनता है अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके एंड चौथा बनता है के कैप्चर। तो सभी के बारे में बात करते हैं। तो अल्फा डिके के लिए मैं लिखता हूँ कि मैंने कोई लिया x, ये z, ये a, यहाँ पर y बना, तो मैं इसका एटॉमिक नंबर कितना कम कर दूँ बोलो? अगर अल्फा निकला तो बाहर 2 कम हो जाएगा, तो z-2, यहाँ a-4, और ये अल्फा पार्टिकल के लिए मैं बोल सकता हूँ ये अल्फा को अल्फा ही लिखा, इसको 2He4 भी लिख देते हैं कई बार, 2He4 प्लस यहाँ कुछ Q वैल्यू आ गई, तो अगर मैं Q वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या लिखा जाएगा? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू C²। अभी क्या है, अब देखो ध्यान देना कि मास ऑफ रिएक्टेंट में कौन है? X है, और X भी कौन सा? न्यूक्लियस है। सारी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है ना, तो ये न्यूक्लियस है। तो बताइए अगर न्यूक्लियस है तो यहाँ पर एटम का मास लिखेंगे या न्यूक्लियस का मास लिखेंगे?
न्यूक्लियस का लिखेंगे। नहीं, अब हो गई। हाँ, तो अब भी आप देखते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर, वो भी मास किसका लिखना है, न्यूक्लियस का लिखना है। अब प्रैक्टिकल बात हम करेंगे। प्रैक्टिकल बात का मेरा मतलब ये है कि यार हमारे पास जो प्रैक्टिकली जैसे मैं लिखता हूँ आयरन का मास या किसी और का मास, तो हम किसका मास लिखेंगे, वो एटम का मास लिख पाएंगे ना। जो भी कैलकुलेशन ये हम निकाल पाएंगे प्रैक्टिकली, वो भी किसका निकालेंगे, वो हम निकाल पाएंगे एटम का मास। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो अगर मैं लिखता हूं कि M1 लिख दिया, M1 लिख दिया, ये क्या है, मास ऑफ X एटम लिख दिया मैंने। तो अगर मुझे न्यूक्लियस का मास निकालना है एटम के मास में से, तो माइनस करना पड़ेगा किसी का मास। बोलो किसका मास माइनस करूंगा, इलेक्ट्रॉन का मास। तो मैं क्या करूंगा, मास ऑफ रिएक्टेंट में X है और उसको मैंने बोल दिया M1 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, Z मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो अपना बन चुका है क्या, ये तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट अगर लिखते हैं। तो इसी तरीके से मैंने इसको एटम का मास, इसका मैंने बोल दिया एटॉमिक मास M2 था, तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा M2 माइनस क्या लिखूं बोलो, Z माइनस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे क्या? ये मैंने Y का मास लिख दिया, यहाँ पे Y न्यूक्लियस का मास लिखा है। ठीक है, फिर अगला कौन है, ये अल्फा पार्टिकल है, और अल्फा पार्टिकल में हीलियम एटम का मास अगर लिखा जाए तो मैं लिखता हूं माइनस ऑफ मास ऑफ हीलियम माइनस क्या करूं बोलो, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो पूरा डेल्टा M बना है इनटू सी स्क्वायर कर देंगे तो अपने पास बन जाएगा Q वैल्यू फॉर द रिएक्शन। तो जो काट सकते हैं काट लेते हैं, ZMe माइनस के साथ में, यहां पर देखना माइनस 2Me, बाहर माइनस था तो प्लस 2Me। अब यहां देखना, यहां माइनस 2Me, ये यहां आया तो प्लस 2Me, फिर माइनस 2Me। इसका मतलब ये प्लस 2Me और ये माइनस 2Me, खलास। फिर अभी और कुछ कटेगा क्या, ZMe माइनस के साथ में, और ये अगर चेक करोगे ना तो ये प्लस के साथ में आ जाएगा, तो ये और ये खलास। तो ये कितना आ गया, ये आ गया M1 माइनस M2 प्लस मास ऑफ हीलियम इंटू सी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम अल्फा पार्टिकल के लिए Q वैल्यू निकाल सकते हैं, Q वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पर एक और टाइप के सवाल बन जाते हैं जिसमें कि दे दिया गया कि यार पेरेंट जो न्यूक्लियाई था, पेरेंट न्यूक्लियाई एट रेस्ट था, फिर उसमें से पेरेंट न्यूक्लियाई मतलब A था, है ना, A न्यूक्लियाई जो था वो रेस्ट पर था। इसमें से दो चीज़ें बाहर निकली, एक तो अल्फा पार्टिकल और एक हमारे पास मेरे B निकल गया। B ही लिखा था ना मैंने, क्या लिखा था, X और Y लिखे हुए थे। चलो X और Y कर लेता हूँ, तो इसमें भी मैं X और Y कर लेता हूँ। A की जगह इसको लिख दिया X, इसको मैंने Y लिख दिया, इसको मैंने Y लिख दिया। तो X के बारे में लिखा जाए तो X लिखा जाएगा Z और ये लिखा जाएगा A। और अगर Y के लिए लिखा जाए तो Y के लिए क्या हो जाएगा, ये होगा Z माइनस 2 और ये होगा A माइनस 4। और अल्फा के लिए अगर लिखें तो वो कितना होगा, 2He4 होगा। अभी क्या हुआ कि यहाँ से एनर्जी निकली, कितनी एनर्जी निकली, Q वैल्यू निकली। तो मैं कहता हूँ इफ एनर्जी रिलीज्ड बाय reaction is completely absorbed by daughter nuclei। डॉटर न्यूक्लियाई मतलब समझ रहे हैं ना कि रिएक्शन से कितने वो जो बने हैं जैसे Y और अल्फा। देन हमें निकालना है फाइंड रेशियो ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय अल्फा पार्टिकल एंड Y पार्टिकल, है ना। Q वैल्यू आई तो इन दोनों के पास गई। तो मैं जानना चाहता हूं कि उनके पास में कितनी कितनी वैल्यूज गई हैं।
तो जल्दी से बताइए कैसे करें। एनी हिंट, एनी डायरेक्शन, कैसे मूव करें? जल्दी बच्चा, टाइम ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में आपको दे दिया कि दिस इज़ एट रेस्ट, ये जो है रेस्ट पर है, और रेस्ट पर है तो बच्चा आप देख सकते हो मोमेंटम कंजर्वेशन, तो इनिशियल मोमेंटम 0, तो दैट शुड बी फाइनल मोमेंटम ऑफ पी वाई प्लस मोमेंटम ऑफ हीलियम जो अल्फ़ा पार्टिकल था। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर आ गया, एक बात तो समझ सकते हैं। दूसरी बात मैं लिख सकता हूँ जो Q वैल्यू रहेगा, Q वैल्यू अगर रहेगा तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा अपने पास में इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y और काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम, तो अल्फ़ा पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी अगर लिखें तो वो क्या लिखा जाएगा, p² फॉर Y अपॉन मास ऑफ अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ Y, प्लस ये क्या लिखा जाएगा, p² अपॉन p ऑफ हीलियम स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। समझ में आया क्या लिखा मैंने? हाफ mv² लिखा हुआ है ना, तो p²/2m लिख सकते हैं। तो अभी मेरे पास ये समझ में आया कि Q वैल्यू जो है वो इस तरीके से बनी हुई है और इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, और इनफैक्ट आप रेशो भी निकालना चाहें, जो कि हम निकालना चाहते हैं यहाँ से, तो रेशो लिखा जा सकता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई पार्टिकल। ये लिखा जाएगा P ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, नीचे लिखा जाएगा P ऑफ वाई पार्टिकल का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ वाई पार्टिकल। तो अपन इसको काट सकते हैं, बराबर होंगे ना, ख़त्म कर दिया। तो ये कितना आ गया, मास ऑफ वाई पार्टिकल अपॉन मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। मास ऑफ वाई पार्टिकल लिख सकते हैं A-4 अपॉन मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल को लिख सकते हैं 4। तो इन दिस वे इसका रेशो हमारे पास बन चुका है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई पार्टिकल जो बना वो बना है A-4 अपॉन 4। बताओ किसने ज़्यादा एनर्जी ले गया, कौन ज़्यादा एनर्जी ले गया? जिसका मास कम होगा तो अल्फ़ा पार्टिकल का मास कम होगा। देख सकते हो ना, P ऊपर वाली चीज़ें तो सेम है दोनों के लिए, p² और p², तो नीचे का जो जिसका बड़ा होगा ये मास, उतना ही उसकी एनर्जी कम होने वाली है, जिसका मास कम होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होने वाली, और रेशो ये रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू याद होनी चाहिए, सीधा सवाल जेईई मेन में बना हुआ है, ठीक है, और बहुत मुश्किल नहीं है निकालना, तो याद करना आसानी है, ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं। वंस अगेन मैं आपको एक असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उसमें से कोई सॉल्व करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट डिस्कस विद मी, ओके। ये रेडियो एक्टिविटी, इसका थोड़ा सा जो पार्ट बचा हुआ है न्यूक्लियर का वो ख़त्म करेंगे, एंड रेडियो एक्टिविटी ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो चलो, अब वैभव सर नहीं आए तो थोड़ा सा मैं और आगे बता देता हूँ इसका। मैं अगर इसकी Q वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, उसका रेशो कितना आ गया था, A-4 अपॉन, रेशो को डिवाइड कर रहा हूँ मैं, A-4 + 4 इंटू Q वैल्यू। समझा मैंने क्या किया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई का रेशो कितना है, A-4 अपॉन 4। तो ये जो रेशो बना है, इसी रेशो में डिवाइड होगा कौन, Q वैल्यू डिवाइड होगा, इसी रेशो में Q वैल्यू हमारा डिवाइड होने वाला है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो अगर मान लो ये अपने पास राम और घनश्याम है, तो उनका रेशो अगर 2 और 3 है ना, ये राम है घनश्याम है, तो उसका रेशो 2 और 3 है, तो राम की जो एनर्जी लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, 2/2 + 3 इंटू Q वैल्यू। उसी तरह से घनश्याम की क्या लिखूंगा, 3/2 + 3 इंटू Q वैल्यू। तो बिल्कुल वही किया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा के लिए क्या लिखेंगे, उसका रेशो कितना था, A-4 अपॉन A-4 + 4 इंटू Q वैल्यू, यानी कि दिस इज कमिंग आउट टू बी A-4 अपॉन A इंटू Q वैल्यू। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी ऑफ अगर Y पार्टिकल लिखूं तो बताओ क्या लिखेंगे, 4 अपॉन A-4 + 4 इंटू Q वैल्यू, यानी कि 4/A इंटू Q वैल्यू।
इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। चलो एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं अपन ही। 1 मिनट मैं स्लाइड डाल देता हूँ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अपन ने किसकी बात कर ली? अल्फ़ा की बात कर ली। अब बीटा की बात करते हैं। तो बीटा पार्टिकल के लिए अपने पास 2 एमिशन बनते हैं, बीटा माइनस और बीटा प्लस। तो पहले बीटा माइनस देख लेते हैं। बीटा माइनस देखा जाए तो इसमें क्या हुआ, लेट्स से कोई x था जिसका ये था z और जिसका था a, यहाँ से निकला बीटा माइनस, तो यहाँ पर मैंने y लिखा और साथ में बीटा माइनस है, तो बीटा माइनस -1 e और ये 0 है ना, इलेक्ट्रॉन होता है बीटा माइनस, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एमिशन हुआ। अब मुझे दुनिया में कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं है जिसमें कि चार्ज कंजर्वेशन ना हो रहा हो। मास तो हो सकता है कम ज़्यादा हो रहा हो, जैसे हमें अभी थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने, लेकिन चार्ज कंजर्वेशन तो सभी इक्वेशन में होगा, चाहे न्यूक्लियर हो, चाहे अपनी केमिकल रिएक्शन हो या कोई भी रिएक्शन हो। तो यहाँ पर z टाइम्स पॉजिटिव चार्ज था, देखना सारा न्यूक्लियस की रिएक्शन हो रही है, ये z टाइम्स पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ पर -1 चला गया, तो यहाँ पर भी टोटल मिला के z टाइम्स पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो बताइए इसका एटॉमिक नंबर कितना लिखूं? Z+1, ताकि इन दोनों को मिला के Z बन जाए और लेफ्ट हैंड साइड में Z है। और इसका मास नंबर जो है वो तो वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन के जाने से फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वंस अगेन अगर हम Q वैल्यू लिखना चाहते हैं तो बताइए Q वैल्यू क्या लिखी जाए? तो ये लिखा जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट इंटू c²। मास ऑफ प्रोडक्ट अगर लिखें तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, मास ऑफ y एटम माइनस, क्या माइनस करूँ, अरे 1 मिनट गलत लिख देना ये मैंने, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। तो मास ऑफ रिएक्टेंट में कौन है, x है, तो लिखा जाएगा मास ऑफ x एटम माइनस करना पड़ेगा मुझे, क्या करूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये न्यूक्लियस का गेम खेल रहे हैं अपन, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट अगर लिखा जाए तो लिखा जाएगा मास ऑफ y एटम माइनस क्या लिखूं, इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो लिखा किसके लिए, y के लिए। अब अपना एक और बचा हुआ है, कौन है, इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो प्लस करना पड़ेगा यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इनटू करेंगे तो c² से ये कर देंगे। अब जो फालतू चीज़ें काट लेते हैं जो एक्स्ट्रा हो रही है ना, तो देखो ZMe यहाँ पर माइनस, ये इसको खोलोगे ना तो -Me और ये +Me खत्म हो जाएगा, -ZMe और ये प्लस हो जाएगा ZMe, और यहाँ पर -ZMe है। समझ रहे हो क्या मैं क्या कर रहा हूँ? तो इस तरीके से फाइनली हमारे पास बना मास ऑफ x एटम माइनस मास ऑफ y एटम इंटू c²। ये तो हमने लिख दिया। अभी क्या है कि सिंस ये जो इक्वेशन है इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स का इफेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होना चाहिए। तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, स्पिन कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जब ये रिएक्शन हुई तो इन्होंने उस टाइम पर तो उसको प्रूव नहीं कर पाए थे, लेकिन प्रेडिक्ट कर दिया था कि यार यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल और होगा जिसकी मदद से हम एंगुलर मोमेंटम बैलेंस कर पा रहे हैं। प्लस क्यू वैल्यू, तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल बना है इसकी उत्पत्ति की ज़रूरत ही क्या है, इसकी उत्पत्ति की ज़रूरत ये है कि इसका एंगुलर मोमेंटम बैलेंस करने के लिए हमने प्रिडिक्ट किया था। तो बच्चा इसका ये जो है इसे कहा जाता है एंटी न्यूट्रिनो, इसे कहा जाता है एंटी न्यूट्रिनो, और इसका चार्ज लिया जाता है 0
ये रेस्ट मास इसका अगर लें, रेस्ट मास अगर लें तो वो 0 होता है। क्या ये स्पिन करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम इसका बनेगा। ये जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से इसको प्रेडिक्ट किया गया था और बाद में ढूंढ भी लिया गया। तो ये बन चुका है बीटा माइनस, ये बन चुका है बीटा माइनस। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, यहीं रखते हैं। अभी अपने जो सर हैं एक बार मैं पता कर लेता हूँ कि सर के साथ क्या हुआ। ठीक है ना। और दूसरी बात, मैं मॉड्यूल अपलोड करूँगा, ज़रूर उसको सॉल्व करें। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज़ मतलब इतना एनर्जी नहीं आएगी आपके पास जब तक आपके डाउट्स ख़त्म नहीं होंगे, तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, मैं अपलोड करने वाला हूँ। एंड इस क्लास को अपन यहीं ख़त्म करते हैं। ओके।